मित्रों, आपको पुस्तक पढ़कर सुना रहे थे 21वीं सदी के लिए हमें क्या करना होगा। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। बहुत सारे विषय आपको पढ़कर सुनाए। कृपया पुस्तक जरूर प्राप्त कर पढ़ें। इस पुस्तक के सारे वीडियो आपको बना दिए हैं। अब तीर्थ प्रक्रिया का पुनर्जीवन के बाद सृजन शिल्पियों का समर्थ शिक्षण, सहस्त्र कुंडी महायज्ञों का देशव्यापी सरंजाम आप पुस्तक से पढ़िए। बाकी आगे के वीडियो हम पढ़कर सुना रहे हैं। महिलाओं की महानता उभरे। आइए सुनते हैं महिलाओं की महानता उभरे। 21वीं सदी की महिला शताब्दी घोषित किया गया है। 21वीं सदी को महिला शताब्दी घोषित किया गया है। इसे विश्व की आधी जनता का स्वाधीनता आंदोलन भी कह सकते हैं और नवजीवन स्तर का पुनरुत्थान भी। नारी के रूप में जीवन यापन कर रही आधी जनसंख्या को भविष्य में भी गई गुजरी स्थिति में पड़ा रहने नहीं दिया जा सकता। अन्यथा अर्धांग पक्षाघात पीड़ित की तरह अपंग स्थिति में रहने वाला यह समुदाय स्वयं को पिछड़ी परावलंबी स्थिति में रहेगा ही। समर्थ पक्ष के ऊपर भी गले का पत्थर बनकर लटकेगा और प्रगति का मार्ग अवरुद्ध ही बना रहेगा। एक पहिए की गाड़ी किस प्रकार आगे बढ़ सकेगी? एक पहिए की गाड़ी किस प्रकार आगे बढ़ सकेगी? साथियों, एक पहिए की गाड़ी किस प्रकार आगे बढ़ सकेगी प्रश्न है। भगवान ने नर और नारी को एक सिक्के के दो पहलू के रूप में बनाया है। दोनों की क्षमता तो अभीष्ट है ही, साथ ही दोनों को समान रूप से शिक्षित, समर्थ, स्वावलंबी, कुशल एवं प्रगतिशील भी होना चाहिए। यह हो भी रहा है। संसार भर में एक नई लहर चल पड़ी है जो हर किसी को मानवीयता से वंचित न रहने के लिए दैवी प्रेरणा की तरह उकसा रही है। तदनुसार वातावरण बना रही है और ऐसे साधन जुटा रही है ताकि भविष्य में दोनों परस्पर पूरक इकाइयों में से कोई भी किसी की तुलना में किसी भी दृष्टि से दीन दुर्लभ होकर न रहे। सहायकों की आवश्यकता सदा रही है और अब भी है, किंतु इसके लिए उत्साह और साहस स्वयं उठ खड़े होने का ही रहे। बच्चा स्वयं उठने और चलने का प्रयत्न न करे तो अभिभावक ही जन्म भर उसे गोदी में लिए कहाँ फिरेंगे, कहाँ तक फिरेंगे। स्वावलंबन भी भाग्योदय का एक समर्थ पक्ष है। लंबे समय से नारी की अगणित क्षमताओं और विशेषताओं का शोषण नर द्वारा होता रहा है। समय आ गया है कि अब उस अनाचार का पश्चाताप प्रयाश्चित करने के लिए नए सिरे से नए प्रयत्न किए जाएं और जो अपहरण हुआ है उसकी पूर्ति करने के लिए समय रहते भावपूर्ण प्रयास किए जाएं। अन्यथा अब तक हुई क्षति आगे और भी बढ़ेगी और ऐसा संकट खड़ा करेगी जिससे दोनों पक्षों को अपार हानि सहनी पड़े। पुरुषों में से प्रत्येक के मन में यह न्याय निष्ठा और उदारता जागनी चाहिए जो गहरे घावों पर मरहम के रूप में सदा सहता का परिचय दे सके। अनीत को आगे भी चलाते रहने के लिए आग्रह करना और उठने की संभावनाओं को निरस्त करना जले पर नमक छिड़कने जैसा पाश्विक अनाचार
माना जाएगा। नर और नारी की अनिवार्य क्षमता समता का वातावरण बनाने के लिए आवश्यक है कि कन्या और पुत्र में, बेटी और वधू में अंतर करने की कुप्रथा का पूरी तरह अंत कर दिया जाए। दोनों की प्रगति एवं सुविधा के हर प्रसंग में समान व्यवहार, समान सम्मान का प्रचलन अपनाया जाए। शिक्षा, स्वावलंबन, दक्षता, श्रेय, सम्मान दोनों को ही समान रूप से दोनों को ही मिलने चाहिए। परिवार का हर सदस्य इसी नीति को अपनाए और भेदभाव की अनीति जहाँ पर भी जितने अंशों में चल रही हो उसे समाप्त करने में अनुदारता न दिखाए। शिक्षा मनुष्य की आरंभिक आवश्यकता है। इसे लड़कों की तरह लड़कियों को भी उपलब्ध कराने में कहीं किसी प्रकार का दोहरा मापदंड न अपनाया जाए। हर व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी होना चाहिए ताकि कोई किसी का भार बनकर न रहे, वरन एक दूसरे की सहायता करते हुए समूचे परिवार में खुशहाली ला सके। देखा गया है कि विधवाओं एवं परित्यक्ताओं को कई छोटे बच्चे गोदी में होने की स्थिति में ससुराल अथवा पितृगृह से कारगर सहायता न मिलने पर कितनी दुर्गति भुगतनी पड़ती है, हर भुक्तभोगी यह जानता है। ऐसी स्थिति में किसी भी लड़की को न रहना पड़ना पड़े। इसी कमजोरी के कारण नारी को हर प्रकार से दबाव भी सहने पड़ रहे हैं, क्योंकि वह दूसरों की सहायता कर सकना तो दूर, अपने खर्च के लिए भी दूसरों पर अवलंबित रहती है। कुटीर उद्योग से लेकर अध्यापन तक का कोई न कोई स्रोत उसके हाथ में विवाह से पहले ही थमा देना चाहिए ताकि उसे आर्थिक दृष्टि से सर्वथा पराश्रित न रहना पड़े। पैतृक संपत्ति, परिवार की संपन्नता अथवा पति की कमाई जैसे माध्यमों का आड़े समय में उपयोग कर सकने का सुयोग मिलता ही रहेगा, इसका अब कोई विश्वास रह नहीं गया है। शिक्षा, स्वावलंबन के अतिरिक्त स्वास्थ्य, दक्षता, कुशलता, अनुभव आदि के साधन भी नारी के लिए जुटने ही चाहिए। परिस्थितियों के अनुसार हर किसी को यह प्रयत्न करना चाहिए कि कोई महिला परावलंबन के लिए सर्वथा विवश होकर अशिक्षित अनगढ़ स्तर की न रहे, ऐसी विपत्ति में न फंसने पाए। इसके लिए जो उपाय संभव हो वे करने चाहिए। एक दूसरा वज्रपात है बाल विवाह। उस उतावली में लड़कियों को सुयोग्य बनाने का अवसर ही नहीं मिलता। मनोबल एवं कौशल विकसित होने की तो गुंजाइश ही नहीं रहती। कच्ची उम्र में काम क्रीड़ा का दबाव सहने से उसका शरीर और मन तो निचुड़ ही जाता है। साथ ही बच्चों का पालन कर सकने की दक्षता न रहने पर वे भी अनगढ़ स्तर के रह जाते हैं। प्रसव पीड़ा में अधिकांश महिलाओं की मौत के मुंह में जाना पड़ता है। ऑपरेशन की भयंकर व्यथा सहने की तरह की वह आपत्ति यदि जल्दी उन पर टूटे तो जवानी में बुढ़ापा आ धमकने, अकाल मृत्यु का ग्रास बनने, आए दिन दुर्बल और बीमार रहने की व्यथा तो उसी कारण उसके गले बंध ही जाती है। इसलिए बाल विवाह को लड़कियों का आधा मरण समझकर उस विपत्ति से उसे बचाया ही जाना चाहिए। पढ़ने और बढ़ने के लिए उन्हें भी उपयुक्त सुविधा और
समय मिलना ही चाहिए। बाल विवाह इस संभावना में सबसे अधिक बाधक है। तीसरी विपत्ति है धूमधाम वाली शादियां, लड़के वालों की ओर से दहेज और लड़की वालों की ओर से जेवर की मांग। ये दोनों ही प्रचलन सर्वथा मूर्खता भरे और अनीतिपूर्ण है। इस निमित्त होने वाले खर्च में दोनों परिवार खोखले हो जाते हैं। दहेज को लेकर आए दिन झंझट होते हैं, हत्या आत्महत्या जैसी दुर्घटनाएं होती हैं। इसलिए शादी को नितांत सादगी के साथ घरेलू उत्सव की तरह संपन्न किया जाना चाहिए। दहेज या जेवर के स्थान पर उस रकम को एकत्रित करके कन्या के नाम फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा कर दिया जाए तो वह निधि बनी रहे और सुदूर भविष्य में किसी आड़े वक्त पर काम आए। साथियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाए रखते हुए अगले वीडियो में इसी पुस्तक के इसी विषय को पढ़कर सुनाएंगे, पृष्ठ 90 से। ओम शांति।